audible? Yes, sir. Go through last lecture notes, beta. If you have any confusion, any doubts, please ask. फिर मैं आपको questions देता हूँ. Sir. Yes, beta. अगर H plus contributed by acid less than or equal to 10 to the power minus 8 होती है तो वो minus 10 to the power minus 10 to the power minus 8 -8 नहीं, वो उसका हाँ सॉरी -8 हाँ यस -8 तो बहुत कम हो गया. तो हम लोग अगर वाटर नहीं नेग्लेक्ट कर सकते. pH की वैल्यू जो है ना, वो अगर pH जब आप pH निकालते हैं एसिडिक सोल्यूशन का, अगर वो 6 से ज्यादा होता है, then you have to then consider water. H plus contributed by water. Okay. 10 raised to -8 तो pH 8 हो गया, तब तो बेसिक जैसा बताया, तब तो करना ही है. ये लिमिटिंग वैल्यू होता है. ठीक है. अगर किसी भी केस में आपको अगर जैसे कोई भी एसिड दिया है 10 raised to -7 MHCl दिया है, इसका pH कितना आया बेटा? अगर अचानक से निकालोगे 7, राइट? तो 7 आया, इसका मतलब ये रॉन्ग वैल्यू है. आपको क्या कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा? वाटर वाला. यानी कि आपको 10 raised to -7 प्लस 10 raised to -7 करना ही करना है. उसमें साथ में W भी कर सकते हैं, बट अगर रफ वैल्यू भी निकालेंगे तो रफली ये 2 into 10 raised to -7 आएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर. मतलब क्विक मैनर में अगर वैल्यूज जो है वो बहुत क्लोज नहीं है ना, तो ये परफेक्टली आप 2 into 10 raised to -7 से भी कर सकते हैं. ठीक है. अभी अचानक से 10 raised to -5 MHCl दिया हुआ है, कितना pH आ जाएगा बेटा? 5, राइट? माइनस log C. यस. तो यहाँ आपको वाटर कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 5 जो है वो 6 से कम आ गया. इज इट क्लियर? यस सर. चलो, सो कंटिन्यू करें हम लास्ट लेक्चर वाले पार्ट को. यस सर. चलो, सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने pH फॉर्मूला लिखा माइनस log H प्लस, और ये जो H प्लस है यही मेनली अपने को निकालना पड़ता है सोल्यूशन का. तो इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस लिया था. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हमने लिया था pH इज इक्वल टू माइनस log concentration C if water contribution is neglected, right? अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस चीज को दोबारा लिख लेना. और वाटर कंट्रीब्यूशन कब लिखते हैं बेटा? इफ दिस pH इज नेग्लेक्टेड लिखा है. ठीक है. नेग्लेक्टेड के लिए कंडीशन है. ठीक है. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज H प्लस कितना होगा? याद है हम लोग ने लिखा था 10 raised to -7 माइनस W प्लस C. याद है ना ये क्या था? H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर. और ये क्या था? H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एसिड. ये एसिड की तरफ से था और ये किसकी तरफ से था? वाटर की तरफ. हाँ, ये W को आप नेग्लेक्ट कर देना कई बार सॉल्विंग के टाइम पे, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके जो आपको दिखाया था. कोई कंफ्यूजन है बेटा इसको स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केसेस में? नहीं है ना? ठीक है. चलो, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको. इसको कॉपी तो नहीं करना, हटाते हैं इसको. यस. चलो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा आप लोग. The pH of a solution, the pH of a solution, easy question, एकदम बेसिक लेवल का, जस्ट टू चेक दिया कि आपको आया कि नहीं. The pH of a solution obtained by the pH of a solution obtained by dissolving 5 into 10 raised to -4 moles of
CaOH twice in 100 ml solution at 298 Kelvin is consider CaOH twice as strong electrolyte. Write your answer in chat box. pH of a solution obtained by dissolving 5 into 10 raised to minus 4 moles of CaOH twice in 100 ml solution at 298 Kelvin. You can write your answer in chat box. हो पा रहा है बेटा? सर 1 मिनट. वेरी गुड रुद्राक्ष. वेरी गुड देवांग. वेरी गुड मनश्री. चल देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अपने को. अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. अगर हमें पीएच निकालना है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा? सिंपल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है ना. H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है और यहां से हमको क्या मिल रहा है? यहां से हमको मिल रहा है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. वो भी स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. ये क्या दिया हुआ है बेटा? मोल्स दिया हुआ है. तो आपको मोल्स ही मिलेंगे है ना. और ये डबल हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो सीधे सीधे आप क्या कर दोगे? 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 और इसका पहली बात तो डबल कर दोगे OH माइनस के लिए. और फिर 100 से डिवाइड करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 0.1 मोल्स पर लीटर चाहिए अपने को. तो ये आ जाएगा अपना कितना बेटा? 10 रेज टू माइनस 2. OH माइनस आपको आ गया. आप चाहो तो सीधे सीधे यहीं से POH निकाल लो. और PH प्लस POH कितना हम लोगों ने लिखा था? 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. हाँ, बी केयरफुल. कई बार यहाँ पर चालाकी कर सकता है आपको है ना. सो आपको मान लीजिए उसने क्योंकि आपने अगर ये pH प्लस POH 14 रटा हुआ है तो मिस्टेक कर सकते हो. जब कभी भी वो आपको KW बदल करके दे देगा है ना. किसी और टेम्परेचर पे उसने आपको KW दे दिया, मान लीजिए किसी और टेम्परेचर पे KW दे दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अगर किसी और उस पे KW दिया तो क्या करेंगे सबसे पहले? मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पे उसने KW दे दिया 2.09 इंटू 10 रेज टू माइनस 14. तो सबसे पहले अपने को PKW निकालना पड़ेगा. तब जाकर आप यहाँ पर रखेंगे और अकॉर्डिंगली आपका pH आएगा. समझ गए बेटा? यस. तो ये बी केयरफुल. ये नहीं कि हम सीधे सीधे 14 बार बार रटा हुआ है और 2 देखते ही 14 माइनस 2 कर दिया. तो अगर उसने KW या PKW दिया और कोई और टेम्परेचर हाईलाइट किया हुआ है तो अकॉर्डिंगली आप निकालें. इस हिसाब से अब आपका pH की वैल्यू कितनी आ गई? 12. ठीक है, चलो ये हो गया. अब इसमें लास्ट लेक्चर हम लोग किस चीज का डिस्कशन कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे pH ऑफ वीक एसिड है ना. यस. और उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है बेटा? उसमें 2 चीजें हैं. क्या क्या इश्यूज होते हैं? कैन वी निग्लेक्ट व्हाट? अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट ना. यस. अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब होता है जो एसिड का डिसोसिएटेड अमाउंट है, डिसोसिएटेड अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन कॉन्सेंट्रेशन. जानते हैं पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो यही अप्रोक्सीमेशन है, यहीं पर का. इसके अलावा पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत आसान है. केवल यही पार्ट है जो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें क्लैरिटी कम रहती है कि कब निग्लेक्ट करना है और कब नहीं करना है. दूसरा पार्ट इसमें है कैन वी निग्लेक्ट वाटर कंट्रीब्यूशन. कैन वी निग्लेक्ट वाटर कंट्रीब्यूशन. कैन वी नेग्लेक्ट वाटर कंट्रीब्यूशन. अगर तुम लोग रिकॉल करो तो मैंने लास्ट लेक्चर में कैन वी नेग्लेक्ट वाटर कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ बताया था. क्या याद है? बोलो.
CKA more than 10 to the power minus क्या 12. दिया था मैंने? CKA C into K should be more than 10 to the power minus 12. 10 रेज टू माइनस कितना दिया था? 12 दिया था ना? हाँ. तो ये कैसे निकाला था, कुछ याद है? किस चीज के बेसिस पे, किस बेसिस पे आपने ये चीज बोल दी थी? रूट सी इंटू के 10 रेज टू माइनस 6 था, जो हमने अभी अभी लिखा हुआ था. यस यस. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताई थी ना, 10 रेज टू माइनस 6, राइट? यस. तो बिल्कुल सही. चलो, तो ये आपको पता चल जाएगा इसके बेसिस पे. अब आते हैं इस वाले पार्ट पे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको ऐसा सोचो कि आपके पास K इज इक्वल टू, ये किसी बुक में नहीं दिया होगा, आप ध्यान से देखना. मैं आपको क्या होता है उसमें, एक चीज ये होती है कि आप पहले अल्फा निकाल लो और फिर चेक कर लो कि अल्फा की एरर 10% है कि नहीं. फर्स्ट मेथड क्या है बेटा? ये मैं तब केस ले रहा हूं बेटा जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा. देयर वी विल फेल टू नेग्लेक्ट अल्फा. ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, अल्फा लोग निग्लेक्ट कर देते हैं. अब इतना आसान क्वेश्चन जेई में तो नहीं आने वाला कि कोई भी बच्चा अल्फा निग्लेक्ट कर दे, वाटर निग्लेक्ट कर दे और सीधे सीधे पीएच का वैल्यू क्या निकाल दे, सीधे सीधे यहाँ से निकाल दे, जो अभी नॉर्मली हम निकालते हैं. वो भी लिखेंगे, अभी लास्ट में लिखेंगे. फर्स्ट मेथड क्या है बेटा कि हम लोग अल्फा निकाल लें. फर्स्ट मेथड इज फाइंड अल्फा, देन चेक. क्या चेक करेंगे बेटा कि अल्फा इज लेस देन 0.1. 0.1 का मतलब हाउ मच एरर, कैन यू टेल मी? 10%. 10%. ये 10% एरर है, यानी इससे अगर ज्यादा हो गया तो आप अल्फा कभी निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे. ये है 10% एरर. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अल्फा की वैल्यू 0.1 आप यहाँ देख रहे हो ना, हम लोग चालाकी से इस 0.1 को यहाँ रख देंगे. के की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर रखेंगे C, और ये 0.1 स्क्वायर 1 माइनस 0.1, बताइए कितना आएगा ये. यहां से क्या आप लोग मेरे को C/K का वैल्यू बता सकते हो? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ C/K? कैलकुलेटर से निकाल कर दिखाइए. ये एक मैजिकल नंबर होगा बेटा, क्योंकि आपको एग्जाम में C दिया होगा, आपको K दिया है, तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ C एंड K यू विल बी एबल टू टेल कि अल्फा निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. C/K का वैल्यू बताना है. सबको आया वैल्यू? ये तो सीधे सीधे 0.9 है, 9 बचेगा. सीधे सीधे आप क्या निकाल रहे हैं बेटा? 90. तो 90 मतलब 100 के आसपास मानकर चलते हैं, राइट? 100 के आसपास. तो इट्स लाइक 10 टू द पावर 2 के आसपास ले लेंगे इसको. यानी कि अगर आपका C/K 10 टू द पावर 2 से क्या हो जाए, ज्यादा. क्या हो जाए बेटा? 10 टू द पावर 2 से ज्यादा. दैट मीन्स आपका करीब करीब 10% एरर आ रहा है उसमें. 10% एरर के आसपास उसमें आ रहा है, 10 टू द पावर 2. अब आप सोचिए कहीं पर आपको ये तो ये मैक्सिमम उस पे है, मैक्सिमम एरर पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब कहीं पर आपको C/K का वैल्यू लेटेस्ट से आ गया 10 रेज टू मान लीजिए 5 आ गया. विल यू बी एबल टू नेग्लेक्ट? विल यू बी एबल टू नेग्लेक्ट अल्फा? यस और नो? नो सर. क्यों? इससे ज्यादा होना चाहिए ना, और उससे ज्यादा तो आ रहा है. नहीं समझ में आया? तुम्हारा C/K 10 टू द पावर 2 से बड़ा होना चाहिए, 10 टू द पावर 5 आ गया तो निगलेक्ट होगा कि नहीं होगा? 10 टू द पावर 2 तो मैक्स एरर है. नहीं नहीं, मैक्स एरर तो 10% मैक्स एरर है. उस 10% मैक्स एरर पे C/K का वैल्यू 10 टू द पावर 2 आता है. यानी 10 टू द पावर 2 से वैल्यू अपने को बड़ी चाहिए C/K. एक और स्टाइल सिखाते हैं, देखो. ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ग्राफ खींचा डिसोसिएशन और कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन और डिसोसिएशन पे. तो बताइए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे डिसोसिएशन कम होगा कि बढ़ेगा?
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे डिसोसिएशन बढ़ता है कि कम हो जाता है? कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे डिसोसिएशन कम होगा। तो यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन, आप ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। हम लोग ने लास्ट लिखते जैसे मान लो एक रफ वे में सी अल्फा स्क्वायर लिखा था, तो अल्फा क्या हो गया, √k/c, है ना। तो अगर c का वैल्यू जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो अल्फा टेंड्स टू कितना जाएगा, बता सकते हो? infinity. कितना कितना इंफिनिटी। कितना बेटा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। इन्फिनिटी आप बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ अल्फा है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो उसका, जैसे यहाँ पर अल्फा का जब मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है तो हम इन्फिनिटी तो नहीं लिखने वाले। बात समझ में आई? Yes, तो sir. जब आप बोलोगे c टेंड्स टू 0 तो अल्फा अपने मैक्सिमम को अचीव कर सकता है, और उसका मैक्सिमम कितना है? 1। तो हम लोग c टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी के बदले क्या लिख देंगे, अल्फा टेंड्स टू 1। 1। अब आपने क्या कर दिया, अनफॉर्चुनेटली आपने मैथमेटिक्स लगा दी, पूरी प्योर मैथमेटिक्स लगा दी, जबकि यहाँ पर मैथ्स नहीं साइंस साथ में चल रही थी। तो c टेंड्स टू 0 तो अल्फा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन जब आप 0 करोगे तो लगभग ये 1 पे यहाँ पर आकर कट कर देगा, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे डिसोसिएशन क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। ये है ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? Actual dilution law. ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। कोई जरूरत नहीं है ऐसे कुछ खास इसकी जानने की, मैंने ऐसे ही आपको बताया, लेकिन आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करोगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा. बढ़ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन कम होगी। कम हो जाएगा। इतना समझ में आया? यस। अब तुम इसको देखो बेटा, C/Ka। अब इसको देखकर बताओ न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कम होगा कि बढ़ेगा? मैथमेटिक्स है ये, सिंपल, दिमाग लगाओ। मैं जानबूझकर तुमसे कॉम्प्लिकेटेड पूछ रहा हूं। क्या वापस पूछिए। मैंने बोला है कि C/Ka के टर्म्स में मुझे बताना है। मैं बार बार C/Ka क्यों आपको जानना चाहता हूँ, C और K ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में वीक एसिड के लिए वो आपको 2 चीजें ही देता है, 2 डेटा देता है, एक C और एक K, वो अल्फा नहीं देता आपको। बिना अल्फा निकाले कैसे पता करें कि अल्फा निग्लेजिबल है? दिस इज द पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? यस। बिना अल्फा निकाले ये बता देना कि अल्फा निग्लेक्टेड है 1 के रिस्पेक्ट में, उसके लिए C और Ka चाहिए, तो उसकी वैल्यूज का एनालिसिस करना है अपने को। तो दोबारा पूछ रहा हूं मैं कि C अगर ज्यादा होगा तो मेरा अल्फा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। अल्फा कम होगा। कम होगा, यानी कि मेरा C ज्यादा हो रहा है तो अल्फा कम हो रहा है, यानी अल्फा कम हो रहा है मतलब नेग्लेक्ट की तरफ जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आई ये बात? यस। Yes, sir. अब दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए का वैल्यू कम होगा तो अल्फा ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. सबको क्लियर है कि ए का वैल्यू कम होगा तो अल्फा कम होगा. कम होगा। कम होगा, क्योंकि एसिड डिसोसिएट ही कम करेगा। अगर वो उसका वीक एसिड हुआ और खराब एसिड तो डिसोसिएट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ ग्रेटर साइन लगाया है। आप लोग इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे थे, ग्रेटर साइन क्यों लगाया, यानी कि C/K एक ऐसी चीज है जो अगर ग्रेटर हुई, ये अगर ग्रेटर हुई तो हम लोग अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई ये? Yes, sir. यस। ये क्लियर है ना बेटा कि C/K जितना ज्यादा नजर आएगा अपने को क्वेश्चन में, उतना चांसेस है कि अल्फा नेग्लेजिबल है वहां पर। ठीक है,
इसीलिए सी बाई के एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है अपने लिए। ये किसी बुक में नहीं लिखा होगा बेटा, ये अपना एनालिसिस है टीचर का, कि सी बाई के का वैल्यू देख के हम पता करेंगे कि अल्फा नेग्लिजिबल है कि नहीं। तो बताइए कि 10% एरर पे सी बाई के कितना निकला था? 100। अब बताओ अगर मैं 1% एरर ले लूं, इफ आई टेक हाउ मच एरर? 1% एरर, तो क्या मुझे सी बाई के का वैल्यू बता सकते हो आप लोग? रफली 10 टू द पावर बताओ, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, 10 टू द 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रफ? 1% एरर का मतलब होता है, 1% का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू मैं ले दूंगा 0.01। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बताइए सी बाई के रफली क्या होगा? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बेटा, मेरे को रफ आइडिया दो आप। आपको मैं बहुत डिफिकल्ट वाली चीज बता रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का, जिसमें हम वीक एसिड के पीएच में डील करते हैं और ये पता करना होता है कि ये नेग्लिजिबल है कि नहीं है। 10⁻3। 10⁻³ आया। और किसी का कुछ आया? मेरा 10⁻4 आ रहा है। 10⁻4 आना चाहिए। आप लोग दोबारा चेक करो, 10⁻4 आना चाहिए। यानी कि सी बाई के का वैल्यू अगर 10⁻4 से ज्यादा हो गया तो खाली 1% एरर है, और अगर 10⁻2 से ज्यादा आ रहा है या 10⁻2 के आसपास है तो कितनी एरर हो गई? 10%। यानी कि बस आपको सी बाई के निकालना है और देखना है कि वो वैल्यू कितनी है। अगर वैल्यू ये जो 10⁻2 जैसे मैंने लिखी इससे कम होती चली जाएगी, उतना नेग्लिजिबल वो नहीं होगा, यानी कि वो 10% की एरर से ऊपर जा रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं सबको? यस सर। यानी कि हम लोग लगभग सी बाई के जब करेंगे ना बेटा, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सी बाई के है, जो सी बाई के है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? 100। 100 से कम नहीं होना चाहिए। 100 से शुड नॉट बी, यहां मैं लिख देता हूं, शुड नॉट बी लेस देन 100। और बेस्ट क्या होगा कि कितना हो जाए? ग्रेटर देन 10⁻4। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग स्ट्रेट क्या बोल देंगे? नेग्लेक्ट अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1। बिना सॉल्व किए हम लोग अल्फा को निग्लेक्ट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है? और थोड़ी देर पहले हमने वाटर निग्लेक्ट करने की कंडीशन भी लिखी थी। अब दो कंडीशन अपने पास स्ट्रेट आ गई। दोबारा बोल रहा हूं, ये टफ वाला पार्ट है जिसमें आपको कैलकुलेशन की को अवॉइड करना है। बिना कैलकुलेशन किए आंसर्स फटाफट निकले, उसके लिए ये देखना जरूरी है। ये भी नहीं होना चाहिए तुमने सब नेग्लेक्ट कर दिया और फटाफट आंसर निकाल दिया, जबकि वहां नेग्लेक्ट नहीं करना था। समझे ना? ये भी नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती कैलकुलेशंस पे लगे हुए हो जबकि वहां नेग्लेक्ट किया जा सकता था। दोनों सिचुएशंस हैं बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस ठीक है। सो आप लोग यहां से कुछ कॉपी करना चाहोगे बेटा? सर, प्रीवियस पेज। हाँ, तो हम लोगों ने एक छोटी सी एनालिसिस कर ली एरर की, और उस एरर के बेसिस पे हमने सी बाई के का वैल्यू निकाल लिया, और एग्जाम में डायरेक्टली हम चेक करेंगे और चेक करते ही बता देंगे कि निग्लेक्टेड है, नेग्लिजिबल है या नहीं। डन सर। ऑस्टोल डाइल्यूशन लॉ भी लिख सकते हैं। अभी इसको एक इंटरेस्टिंग केस इससे बनेगा बेटा, जब हम लोग वीक एसिड को स्ट्रांग बना देंगे। जितना सी बाई के वैल्यू ग्रेटर होगा उतना अल्फा नेग्लिजिबल होगा, ये माइंड में रट लो आप। डन अब ये फाइनल है। हाँ, सर, ये भी लिख लिया। ये भी लिख लिया था।
तो हम दोनों कंडीशन को एक साथ लिख रहे हैं। हाँ, एक तो ये था अल्फा को निगलेक्ट करने का, और दूसरा वाटर निगलेक्ट करने का था क्या, फॉर वाटर नेग्लेक्ट। उसके लिए क्या था बेटा, C C इंटू into के। K greater than 10 raised to power minus 12. चल, सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। अभी आपको खुद मैं थोड़ी छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, एक साथ पूरी चीजें नहीं। हाँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट pH ऑफ 2 into 10 raised to minus 5 m solution of phenol at 25 degrees Celsius. Ka of phenol is given as 1.3 into 10 raised to minus 10. ये दिया हुआ है। अब तुम इस क्वेश्चन में खास बात देखो, उसने आपको ये C दिया है और ये K दिया है। यही दो चीजें दी होती वीक एसिड के लिए, राइट बेटा? यस सर। अब आप सबसे पहले ये बताओ मुझे कि इसका अल्फा नेग्लिजिबल है कि नहीं। इज अल्फा नेग्लिजिबल? इतना पहले आप निकाल के बताओ, अल्फा Yes, sir. नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. कैसे पता चल रहा है? Sir, C by K 10 raised to power minus 5 into something आ रही है, तो 100 से ग्रेटर है। P बाई के का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है? 10 raised to power 5 multiply by 2 by 1.3. हाँ, क्योंकि 10 रेज टू माइनस 10 जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये ग्रेटर देन 10 रेज टू 5 बन रहा है ना। यस सर। हाँ हाँ, तो अब 10 रेज टू 4 से ज्यादा होता था तो 1% एरर था, इसमें इसका मतलब लेस देन 1% एरर है। हम लोग Yes. इतने तक बता सकते हैं, इतना क्लोज अपने को ये आइडिया हो जाएगा कि हम कितना सही कर रहे हैं। अब बताओ C इंटू के का वैल्यू कितना आ रहा है? 2.6 into 10 raised to power minus 15. यानी कि 10 रेज टू माइनस 15 है ना, मान लेते हैं Yes. ये रहा। तो ये 10 रेज टू माइनस 12 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। छोटा है, तो विल बी एबल टू नेग्लेक्ट वाटर? नो सर। हाँ, तो हम लिखेंगे वी कांट नेग्लेक्ट वाटर। आप लोग अच्छे से देखो बेटा, ये किसी भी बुक में इस तरह का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। ये हमने सेल्फ अपना एनालिसिस है कि हम सी और के के बेसिस पे सब कुछ करना सीख रहे हैं। वरना दूसरा तरीका है, आप अल्फा निकालो, आप उस पूरा करके देखो, पीएच निकालो, फिर देखो कि वो 6 से कम आ रहा है कि नहीं, फिर वाटर नेग्लेक्ट करेंगे। बट हम लोग क्या है, शुरुआत के टाइम पे ही बता देंगे, देखते ही कि वाटर नेग्लेक्ट होगा कि नहीं, अल्फा नेग्लेक्ट होगा कि नहीं। जैसी आपको ये चीज पता चली, अब आपके सामने सिंपल सी है कि आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना है और इसका कंट्रीब्यूशन भी लेना है जो तुम्हारा एसिड है। क्या बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। इतना पहले तो आप लिख लो बेटा, इसके इस चीज के लिए इतना आप फटाफट लिख लो। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, उसका तुम्हें बेनिफिट मिलेगा कि तुम अगर फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, सबसे पहले तो HA डिसोसिएट करेगा, H प्लस एंड A माइनस, ए माइनस। और दूसरी तरफ वाटर डिसोसिएट करे। याद है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हमने कई Yes, बार sir. लिखा है इस चीज को। तो HA, ये जो H प्लस है, ये यहाँ कितना आएगा, बिकॉज हमने अल्फा नेग्लेक्ट कर दिया है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं बेटा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, राइट ना? Yeah. अल्फा इज इक्वल टू रूट K बाई C। तो H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एसिड कितना हो जाएगा, C अल्फा। ये C अल्फा ही तो होगा ना, यस। Yes. है ना? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये सीधे सीधे रूट K इंटू C बोल देंगे। तो हमारे पास H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एसिड कितना है बेटा, रूट K C, है ना? सीधे सीधे ये लगभग हम मान लेंगे। और Yes. वाटर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 10 रेज टू माइनस 7 लगभग लगभग, है ना? थोड़ा बहुत कम ज्यादा उसको ओमिट कर सकते हैं, उतना रिजल्ट में कोई फर्क नहीं डालेगा। तो हमारा बताइए बेटा H प्लस नेट कितना हो जाएगा, रूट K इंटू C।
प्लस 10⁻⁷ रफली है। इसको और कैलकुलेट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट लेक्चर में सॉल्व करवाई थी, बट उतना Yes. जरूरत पड़ेगी नहीं, इससे ही इतना काम हो जाएगा। तो बताइए ये आंसर H प्लस कितना हो जाएगा नेट, बताइए मेरे को, जा पा रहा है आंसर? Sir, 1.5 into 10⁻⁷ 1.5 इंटू 10⁻⁷ तो पीएच आपका लगभग निकलेगा 7 माइनस लॉग 1.5। ठीक है। Yes, sir. अब आप लोग एक काम आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए, हो सकता है अभी कुछ लोगों को याद ना हो। क्या क्या वैल्यूज याद रखनी है बेटा? log 2 की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, कितनी होती है? 0.3010। 3010। log 3 की वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, कितनी होती है बेटा? 0.477। हाँ, इससे फायदा क्या होगा कि तुम इससे रिलेटेड सारी चीजें निकालना शुरू कर दोगे। लॉग तुमको मान लीजिए कि अच्छा log 5 की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या कर दोगे? ऐसे तो वो भी याद होना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये तुरंत निकाल सकते हो। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. इसके अलावा log 7 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, कोई गेस करेगा? ये आप ये 3 वैल्यूज तो रट लो, log 2, log 3 एंड log 7। बाकी अप्रोक्सीमेटली आप निकाल लेना। कुछ और दिया है, log 9 दिया है तो आप log 3 स्क्वायर कर दिया, 2 log 3 आ गया आंसर, उसमें निकाल। जो भी है सब अप्रोक्सीमेटली आंसर्स निकालते चलेंगे हम। तो ये 3 log की वैल्यूज आपको रट लेनी है। अब बताइए इसमें बड़ा कितना आंसर आ जाएगा? 6.8. 6.8, राइट? हाँ. ये आंसर हो गया आपका, सिंपल सा। ठीक है। Yes, sir. इसको कॉपी करनी इसको कॉपी करो। अब मान लीजिए कि इसमें किसी बच्चे ने अनफॉर्चुनेटली क्या कर दिया होता कि इसको जो है वाटर निग्लेक्ट कर दिया होता, तो सोचो उसका क्या आंसर क्या निकलता। उसने वाटर भी निग्लेक्ट कर दिया और अल्फा भी निग्लेक्ट कर दिया, उसका आंसर क्या निकलेगा? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ, जो अपना कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जेई में। Sir, done. ये बेटा Yes, sir. यस सर। अब इसमें आगे देखो, एक और इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट आज सबको क्लियर होना चाहिए बेटा। हम लोगों ने इसमें क्या किया था बेटा? ये जो क्वेश्चन था ये किस पर बेस्ड था कि वी आर एबल टू नेग्लेक्ट अल्फा बट वी आर नॉट एबल टू नेग्लेक्ट वाटर। Water. क्लियर है ना? ये डिफिकल्ट केस है, मतलब ऐसा नहीं कि ये एकदम आसानी से हो जाएगा। अब इससे भी इंटरेस्टिंग केस ये है, केस व्हेन वीक एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड बिकम्स strong. When weak acid becomes strong. बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, वीक एसिड्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? तो बहुत सिंपल है, हमने थोड़ी देर पहले ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। जब कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, कम या ज्यादा? बोलो। कम। कम। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम होगी तो तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कितना कम, क्योंकि कम तो ये भी था, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कम नहीं था, 10⁻⁵ था, लेकिन कितना कम वो डिपेंड करता है कि जो एसिड है उसका Ka भी कितना है। क्योंकि अगर मान लीजिए पहले से वो खराब एसिड है तो उसको और भी वो करना पड़ेगा, अपने को और डाइल्यूट करना पड़ेगा। मान लीजिए Ka की वैल्यू ज्यादा है, हम डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो अपने पास Ka इज इक्वल टू C⁴/1 माइनस अल्फा था, ये था कि नहीं था? Yes, हाँ sir. सर। अगर मैं यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 0.9 रख दूं तो इसका मतलब है 90% डिसोसिएशन हो गया, यस और नो?
Yes. yes, और अगर अल्फा का वैल्यू मैं 0.99 रख दूं तो बोलिए कितना डिसोसिएशन हो गया? 99%. 99% डिसोसिएशन। अगर किसी एसिड का डिसोसिएशन 99% हो जाएगा तो वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? बहुत स्ट्रांग होगा. बहुत स्ट्रांग होगा। एक बार जरा अल्फा की वैल्यू 99 रख करके सी बाई के बताओगे क्या? लगभग 10⁻² के आसपास आना चाहिए। देखो आपसे आ रहा है? (10⁻⁻2) आ रहा है ना? यानी Yes, अगर सी बाई के की वैल्यू 10⁻² से छोटी हो जाएगी तो हम लोग ये मान लेंगे। क्लियर है बेटा? yes, sir. Yes, sir. बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब 10⁻² है, मान लो थोड़ा बहुत क्लोज भी हो, 10⁻³ भी हो जाएगा, इट्स ओके। मतलब वो 10⁻² लेस देन है ना, 10⁻³ तो और छोटा हो गया। मान लो 10⁻1 भी है, इट्स ओके, तब भी नेग्लेक्ट कर देना। वो लगभग हो सकता है इसके आस, इसको भी रखकर निकाल लेना सी वाई के। ये सब बेस्ट रिजल्ट जिसमें आपको 99% डिसोसिएशन मिला, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सोचिए कितना ज्यादा कैलकुलेशन हम लोग सेव कर सकते हैं जस्ट बाय फाइंडिंग सी बाई के ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. इसको भी आप हाईलाइट कर लो बेटा, नोट कर लो अच्छे से। Sir, done. गया? Yes, sir. अब आप देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? Yes, sir. व्हाट इज द pH of 7 into 10⁻8 m acetic acid? Ka value is given as 1.8 into 10⁻5। बताइए सबसे पहले क्या करें? पहले अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, नहीं चेक करेंगे. अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या निकालते हैं हम लोग वीक एसिड्स में? CMP C बाई के का वैल्यू कितना आया इस? कितना आया? -3. क्या बेटा? 10 raised to the power -3. 10⁻³ आया। हाँ, उसी के तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग है एसिड। ये हमारा लगभग क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। राइट, स्ट्रॉन्ग हो गया। और C इंटू के 10 raised to -13. -13। तो ये मेरे ख्याल से नेग्लेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। 10⁻⁻ क्या होना चाहिए था? 12 से 12 से बड़ा आना चाहिए, राइट? यस, बड़ा। जबकि इसमें कितना आ रहा है? 10⁻13। तो आप एक काम कर सकते हो, सीधे सीधे H प्लस का वैल्यू ऐसा लिख सकते हो, C प्लस 10⁻7। याद है ना? C क्या हो जाएगा? क्योंकि इट इज बिहेविंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पूरा का पूरा डिसोसिएट करा लेंगे हम। दैट इज H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एसिड नाउ। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। और ये 10⁻7, तो ये कितना हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 17 इंटू 10⁻8। एम आई करेक्ट? यस। तो pH क्या हो जाएगा? 8 माइनस log 17। इज इट क्लियर? यस सर। अब आप सोचिए कि कोई बच्चा जो है, जो सीधे सीधे जिसने फॉर्मूला लगा दिया है K = C अल्फा स्क्वायर, यानी उसने अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया और अल्फा का वैल्यू कितना निकाला? K/C। तो उसका H प्लस क्या हो जाएगा? √C इंटू के। वो √C इंटू के से आंसर निकालेगा। क्या बातें समझ में आ रही है? यस सर। √K इंटू सी से आंसर निकालेगा। उसका आंसर देखो कितना खराब सा आएगा। उसने अल्फा निग्लेक्ट कर दिया, जो कि अल्फा जो है बहुत ज्यादा है, 90%, 0.9 को निग्लेक्ट कर दिया 1 के रिस्पेक्ट में। कितनी भारी एरर है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है।
आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होगे कि हमने जो एनालिसिस किया वो कितना इंपॉर्टेंट था। हाँ सर। देवांग बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इसको लिख लो बेटा। सर बस लास्ट स्टेप बता दो सर। क्या बेटा? सर लास्ट स्टेप एक बार बता दो। लास्ट स्टेप मतलब यहाँ कैसे आए, ये इसकी बात कर रहे हो? एट एच प्लस माइनस। आ जाता है तो उसके बाद लॉग लेना है माइनस में, माइनस लॉग एच प्लस करोगे तो इसका जब तुम लॉग लोगे तो ये 10⁻⁸ होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी वाला। तो ये -8 माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस ही तो लेना है। नहीं समझ में आया? ये चीज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग 17 इंटू 10⁻⁸ which is minus log 17 minus log 10⁻⁸। 10⁻⁸ -8 बाहर आ जाएगा तो +8 हो जाएगा। ये -17 बच गया लॉग को। ठीक है सर। है? वहाँ पे 10⁻⁻18 लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। कहाँ 18 लिखा है? सेकंड लास्ट स्टेप में अरे 17 इंटू 10। वो सेकंड चीज यहीं से सर तो नीचे, लिखी गई है। नीचे लिखा है आपने वो मैं तुम्हारी 17 बात इंटू। समझ रहा हूँ, लेकिन तुम कॉपी जब कर रहे हो तो ऊपर से ही कर रहे हो ना। हाँ तो सर, जो चीज वही समझ नहीं आया था कैसे आ गया। तुम वो पूछो ना, मेरे को कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो? ठीक सर, फिर मैं सोच रहा था 18 होना चाहिए। चलो सबको क्लियर है बेटा, हटा दे इसको अब। यस सर। सर एक मिनट। हाँ। सर हो गया। हो गया? हाँ। सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? यस सर। अब हमने जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था इस पूरे चैप्टर का वो यही था जिसमें हम पीएच ऑफ वीक एसिड में डील करते हैं। पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का, पीएच स्ट्रॉन्ग बेस का, ये सब बड़ा आसान है। जब हम वीक में डील करेंगे तो वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट पड़ता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला में कोई डिफिकल्टी है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो एग्जाम में आता भी बहुत है और वो आसान भी है। मतलब उसको अगर तुमने ठीक से स्टडी कर लिया तो फिर उसके क्वेश्चंस कभी तुम गलत नहीं करोगे। तो आप हेडिंग डालिएगा बेटा, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम। हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम। अच्छे से आप सब लोग बेटा रिवाइज करना जितना हमने आज पढ़ा है। उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में हाईलाइटेड वे में रखना, पूछना उसको, क्योंकि वो हमने अभी अभी पढ़ा है तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं। कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ लिखना पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोग ने एसिड सॉल्यूशंस, बेस सॉल्यूशंस पढ़ा था। अब किसकी बारी है बेटा? सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस में क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं। आपने NaCl वाटर में डाल दिया, आपने CH3COONA वाटर में डाल दिया, तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है। आपने NaCl किस में डाल दिया? वाटर में डाल दिया। तो वाटर जो है आपको सिंपली पीएच जो, अच्छा आप इस पे देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि कुछ कोई भी आप सॉल्ट डालते हो, CH3COONA डाल दिया आपने वाटर, यहाँ वाटर। फिर आपने कोई दूसरा ले लिया, मान लीजिए आपने NH4Cl ले लिया, उसको वाटर में डाल दिया। एक कॉमन जो मैन है उसके लिए केस और एक जो साइंटिफिक वे में स्टडी करता है उसके लिए देखो कितना डिफरेंस आएगा। ये बताइए कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। H2O, है ना? H2O जो कि आपका डिसोसिएट करता है H प्लस और OH माइनस में, राइट? यस। सिंपली H प्लस और OH माइनस जितने डिसोसिएट कर रहा है। और जब तुमने CH3COONA लिया तो वो किस में डिसोसिएट कर रहा है?
CH3OO minus plus Na. Salts are considered as strong electrolyte. अगर कहीं लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, salts are considered as strong electrolyte. एक कॉमन मैन क्या सोचेगा कि भाई जब सॉल्ट H प्लस या OH माइनस दे ही नहीं रहा है तो H प्लस या OH माइनस बढ़ेगा या घटेगा कैसे? क्या बातें समझ में आ रही है मेरी? एक कॉमन मैन क्या सोचेगा कि वाटर में तुम ऐसी चीज डाल रहे हो जिसके पास वो H प्लस और OH माइनस है ही नहीं, तो क्या H प्लस या OH माइनस डिक्रीज या इंक्रीज कर पाएगा वाटर का? एक कॉमन मैन के हिसाब से नहीं करना चाहिए, राइट ना? तो दैट मीन्स pH शुड रिमेन अनचेंज्ड. अगर वाटर का pH 7 था तो तुम कोई भी ये सॉल्ट डालो, pH शुड नॉट चेंज. एम आई करेक्ट? यस सर. ये कॉमन मैन के हिसाब से सोचा गया, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा निकला तो पीएच जो है वो कभी इंक्रीज कर जाता था, कभी डिक्रीज कर जाता था. तो ऐसे कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा? तो लोगों ने सोचा कुछ तो गड़बड़ हुआ है. अगर मान लो पीएच जो है वो लेटस से इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है कि या तो जो है OH माइनस बाहर से किसी ने डाला, ठीक है, पीएच इंक्रीज कर रहा है, OH माइनस बाहर से किसी ने डाला तो पीएच बढ़ेगा, या H2O का H प्लस खा लिया किसी ने. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस. सो द चेंज इन पीएच, द साइंस बिहाइंड दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन और एनायन. ठीक है, एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा, अ स्मॉल नोट. बोलूं क्या? यस सर. लिखिएगा. The reaction of an ion with water, the reaction of an ion with water, the reaction of an ion with water to produce its parent acid, to produce its parent acid or base, to produce its parent acid or base is called hydrolysis. Is called hydrolysis. मतलब मान लीजिए ऐसा है, आपने कोई कैटायन लिया B प्लस, उसका रिएक्शन वाटर से, तो B प्लस H2O का क्या ले सकता है बेटा? नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट? नेगेटिव. तो क्या बना देगा बेटा? BOH. और जो बच गया वो क्या होगा? H प्लस. राइट. इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? पेरेंट बेस. किसका? B प्लस का. ठीक है. और अगर इसी तरह से A माइनस का हम हाइड्रोलिसिस लिखेंगे तो पेरेंट क्या चीज होगी बेटा? एसिड की बेस? एसिड. 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 और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? OH माइनस. OH माइनस. तो इसको हम लिख देंगे पेरेंट एसिड. ठीक है. और तुमने क्या चीज डाली थी सॉल्यूशन में? वाटर में क्या चीज डाली थी? BA. तो हम लोग क्या लिखेंगे अब यहाँ पर कंक्लूजन? इफ कैटायन अंडरगोज, इफ ऐसा लिखो, ओनली कैटायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, तो बताइए सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा कि बेसिक? बेसिक. अरे भाई H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है. अच्छा. दिख रहा है? सॉल्यूशन में क्या चीज जनरेट हुई? कैटायन. अरे नहीं, H. कोई इसको समझाए. H प्लस जनरेट हो रहा है, तो सॉल्यूशन इज acidic. And if only anion undergoes हाइड्रोलिसिस, तो बताइए सॉल्यूशन में क्या चीज बढ़ रही है? OH माइनस या H प्लस? OH माइनस. Then solution becomes what?
बेसिक। 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 बताइए डिफिकल्टी कब आएगी? कब हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे या डिफिकल्ट होगा प्रिडिक्शन करना? जब कैटायन और एनायन दोनों। दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे। तो ये पता करना पड़ेगा कौन ज्यादा हाइड्रोलाइज कर रहा है। जो ज्यादा हाइड्रोलाइज करेगा वो सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करेगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रही है मेरी बातें? यस सर। यस। तो ये चीज आप पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको वो पॉइंट भी लिखा देता हूँ। देखो मैं केवल आपको रटना वाला नहीं कराना चाहता कि आपने रट लिया, रटने से कुछ हो गया नहीं। फॉर्मूला भी लिखेंगे, डिराइव भी करेंगे, फॉर्मूला यूज भी करेंगे, बट ब्लैंक होगा एग्जाम हॉल में तो क्या होगा? फिर हमको ये चीजें याद आएंगी कि फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे तो क्या? तो ये सब चीजें आपको आएंगी तो आप डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। डन सर। हो गया बेटा? सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। So now how do we decide कि which salt will undergo hydrolysis? So for that we need to know types of salts. Types of salts में we can classify salts into categories like salt of strong acid, strong base, like NaCl. NaCl is salt of NaOH and HCl. NaOH is a strong base, HCl is strong acid. Then second, salt of weak acid, strong base. एग्जाम्पल कोई बता सकता है बेटा? बोलिए कोई स्ट्रॉन्ग। यस, वीक एसिड CH3COH ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, उनसे मिलके कौन सा सॉल्ट तैयार हो सकता है? CH3CONa, पॉपुलर एग्जाम्पल है। फिर तीसरी कैटेगरी क्या बना सकते हैं इसी तरह की हम लोग? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या बन जाएगा? NH4Cl। पॉपुलर एग्जाम्पल NH3 है बेस का, वीक बेस में NH4OH जिसको बोल सकते हो, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे CH3COO, NH4, NH4CN। These are the examples of। अब हम लोगों को इसी का एनालिसिस करना है, इसके अलावा सॉल्ट नहीं होंगे। इन्हीं सॉल्ट्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। पीएच ऑफ कोई सॉल्ट दे देगा, बोलेगा व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको परफेक्टली एनालिसिस आनी चाहिए। फिर एंड में फॉर्मूलाज भी कोशिश करेंगे याद हो जाए। नहीं भी याद हो पाते तो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम में कर पाएंगे अगर ये पूरा एनालिसिस आपने कर रखा है। इसको कॉपी कर लो बेटा। कॉपी। यस। यस। देखो अब सबसे पहला हम लोग एनालिसिस करेंगे किस चीज का? सॉल्ट सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो आपने क्या किया? NaCl को पानी में डाल दिया। तो बताइए कैटायन एनायन क्या क्या होंगे बेटा? Na+। एनायन क्या होगा? Cl-। चलो देखते हैं कि कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं। Na+ प्लस H2O। बताइए क्या बन सकता है? NaOH, राइट, यस। प्लस H+। अब तुम अपने आप से सोचकर बताओ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि वीक बेस?
स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग तो हमेशा डिसोसिएटेड वे में रहेगा, ये इमीडिएट बैकवर्ड चला जाएगा। ब्रेक दैट मीन्स दिस हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? Yes. नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो इमीडिएट ब्रेक हो जाएगा, ये तो ये रह ही नहीं सकता अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। अब सोचो Cl माइनस के बारे में, क्या उसका हाइड्रोलिसिस हो पाएगा? कैसे एक्सप्लेन करोगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? फिर HCl बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग गैस होता है और वो ब्रेक हो जाएगा तो Cl माइनस। यस, तो सबसे पहले रिएक्शन करा लेंगे और फिर बोलेंगे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो फिर लिखेंगे नो हाइड्रोलिसिस ऑफ Cl माइनस। तो क्या हो गया प्रॉब्लम? नीदर कैटायन नॉर एनायन अंडरगोइंग Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस। तो बताइए पीएच सॉल्यूशन का कुछ चेंज होगा क्या? नहीं. नो चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर आज स्टार्टिंग में वाटर था तो पीएच अभी भी 7 रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसको अच्छे से लिख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। इसे डन। Done. Should I remove this, beta? Have you all copied? Sir, 1 minute. Okay, okay. Done, sir. Should I remove this? Yes. Okay. देखो अभी आप, ये केस है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इस पे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से देख लो। सबसे पहले तो एग्जांपल चूज कर लेते हैं, CH3CONA, और इसको हमने किस में डाल दिया बेटा? वाटर। एंड वी विल चेक कि कुछ चेंज होता है क्या। सबसे पहले तो बताओ कैटायन क्या होगा बेटा इसमें? Na+। Na+, और एनायन क्या होगा? CH3CO-. ठीक है, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो हम लोग साफ साफ लिख दें नो हाइड्रोलिसिस ऑफ Na+। देवांग बेटा बताओ Na+ हाइड्रोलाइज क्यों नहीं करता? सर क्योंकि वो NaOH बनाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ब्रेक हो जाएगा। वेरी गुड। अब CH3CO- है, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलेगा? CH3COOH प्लस व्हाट डू वी गेट? H2O. OH-। दिस टाइम दिस इज व्हाट? वीक एसिड। तो ये लगभग हमारा अनडिसोसिएटेड रहेगा, तो वी कैन से इक्विलिब्रियम इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सॉल्यूशन इज गेटिंग व्हाट? OH-, तो सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट? बेसिक। Basic. बिकम्स बेसिक। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। रट्टा मारना है तो कैसे मारेंगे? हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इज बेस, दैट इज बाय नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक। बेसिक। ये रटने वाली चीज है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कैसे बताओगे? तो कॉन्सेप्चुअली बताएंगे कि इन दिस केस cation is not undergoing hydrolysis while anion is undergoing hydrolysis. As a result, we get OH- in the solution, so solution becomes basic. इतना पहले कॉपी कर लो बेटा। याद करने के लिए तो बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्ग है? बेस का, तो सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। बट हाउ विल यू प्रूव कि सॉल्यूशन इज बेसिक? वो है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। Any confusion you must ask now?
Done. Should I remove this? यस सर। सबने कॉपी कर लिया ना? हाँ सर, यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हाउ टू फाइंड पीएच। हाउ टू फाइंड पीएच। देखो फॉर्मूला तो बाद में याद करेंगे, पहले आप मेथड्स अच्छे से सीख लो। हाँ, तो देखो सबसे सिंपल बात है, सबसे पहले तो अगर मैं ये आपसे पूछ लूं कि CH3 COO माइनस प्लस H2O गिविंग CH3 COOH प्लस OH माइनस, ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ था। अगर मैं आपसे इसका के इक्विलिब्रियम लिखने को बोलूं केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिस पे, तो आप क्या क्या लिखोगे बेटा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन CH3COH OH माइनस, बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा? CH3OO माइनस। H2O नहीं आएगा? नहीं सर, लिक्विड है। यस। तो एक्चुअली में जब हम लिखते हैं तो ये एक्वस होता है, ये लिक्विड होता है, ये एक्वस होता है, ये एक्वस होता है, और केवल एक्वस कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ पे ली जाएंगी, लिक्विड कॉन्सेंट्रेशंस नहीं ली। अब ये जो के इक्विलिब्रियम आया ना, इसको हम कहते हैं KH। क्या लिखते हैं बेटा? KH। तो नया नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। लेकिन याद रखना, जे एडवांस में मान लो कोई नया नाम दे दिया, कुछ और कर दिया, तो आप रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल रहना। साइंस के हिसाब, वहां कैसा डेटा दिया, क्या दिया, उसके हिसाब से चेंजेस कर लेना। तो जो पॉपुलर नेम है उसका वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। अब इसमें एक मैजिकल चीज करते हैं हम। क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में H+ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए मैथमेटिकली कुछ चेंज होगा क्या? मैथमेटिकली तो नहीं होता। कोई चेंज नहीं होगा। अब हमने एक बार पढ़ रखा है कि H+ और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन हर सोल्यूशन में वैलिड, याद है तुम लोगों को? यस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुमको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसको क्या लिख सकते हैं? KW KW लिख सकते हैं। और एक और खूबसूरत चीज क्या, कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं बेटा कि CH3COH को डिसोसिएट करा दो CH3CO माइनस और H+ में, तो बताओ Ka क्या होगा इसका? CH3CO माइनस H+ अपॉन CH3COOH CH3COOH। तो बताइए क्या आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ कहीं दिख रहा है? ये चीज क्या है? सर 1/K ये इतनी चीज 1/K है। इसका मतलब आई कैन राइट दिस एज KW/K। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर, क्लियर है ये चीज? यस सर। अब हम फ्यूचर में ये चीज रट लेंगे क्या, कि किसी भी NiN के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए उसका पेरेंट का जो Ka होगा वो हम KW से डिवाइड कर देंगे। ये अब आपको रट लेना है। हमने इसको डिराइव किया है, हाँ, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। नहीं है सर। हम लोग चीजों को बहुत सिंपल तरीके से करते चले जाएंगे, तो जो डिफिकल्ट चीजें भी आएंगी वो भी हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। सर ये पेज हो गया। Can I remove this? Everyone? सर एक मिनट। Okay. Take your time, हाँ। अच्छे से कॉपी करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बेटा। अपना अल्टीमेट गोल मार्क्स लाना है। सर हो गया। Done? यस अब आप देखो, हमें निकालना था पीएच, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, वापस इक्वेशन को लिखेंगे। CH3CO माइनस H2O गिविंग CH3COOH प्लस OH माइनस। हमारे पास OH माइनस यहाँ हमें दिख रहा है। समहाउ अगर हम OH माइनस निकाल लें तो POH आएगा, POH के बाद pH आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, वही चीजें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, इसका दिया होगा
जब भी आपको क्वेश्चन देगा ना तो कॉन्सेंट्रेशन जरूर देगा। वो क्या दे देगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो सी दिया है, ये 0 0। एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या कर देंगे? सी माइनस अल्फा के बदले हम यहाँ एच लिखते हैं। एच क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ, जैसे डिसोसिएशन होता था तो यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। केवल नाम चेंज किया है, कोई टेंशन की बात नहीं। आप अल्फा करोगे तो भी आएगा, कोई उससे चीजें थोड़ी ना बदल जाएंगी। ये है। अब इसमें आप के एच का फॉर्मूला लगा दो, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा? सी एच इंटू सी एच अपॉन सी माइनस सी एच। अब ये भी वीक है ना, क्योंकि ये सब वीक वाले केस है। जिसका भी के डिफाइंड है उसको वीक मान के चलते हैं। लेकिन याद है मैंने आपको समझाया था कि ये डेंजरस केस होता है जो हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, राइट? यस। तो जेई एडवांस में आप केयरफुल रहना होता है, इसीलिए मैंने पूरा डेरिवेशन आपको कराया है। लेकिन जितना एग्जाम इजी होगा उसमें एच को निग्लेक्ट कर देते हैं वो लोग, और एच को निग्लेक्ट करते ही आपका यहाँ पर एच की वैल्यू आ जाती है रूट के एच अपॉन सी। और के एच हमने पहले से लिख रखा है, थोड़ी देर पहले लिखा था के डब्ल्यू अपॉन के। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला एक नया आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। फिर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? CH। सब्सटीट्यूट कर दो H की वैल्यू, C KW अपॉन KA इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा? C इंटू KW अपॉन K। ये OH माइनस आ गया। ठीक है, ये OH माइनस आ गया। तो यहां से आप POH निकाल सकते हो सीधे सीधे, या फिर पहले आप क्या निकाल दो बेटा? H प्लस निकाल दो, और उसके बाद PH। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले POH निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस लॉग। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये रूट है, रूट को क्या कर देंगे सीधे सीधे बेटा? हाफ बार कर लिया। तो अंदर क्या क्या बचेगा? माइनस लॉग सी, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग KW, और ये के नीचे है न्यूमरेटर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस। राइट ना? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस माइनस लॉग के। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ माइनस लॉग KW, क्या लिख देंगे बेटा? PKW, राइट है? यस। और PKW, और ये बन जाएगा माइनस PK माइनस लॉग C। कोई प्रॉब्लम है फॉर्मूले में? नहीं सर। नहीं। अब इसका पीएच करोगे तो क्या कर दोगे बेटा? PKW माइनस POH। सबट्रैक्ट कर दो इसको पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ PKW, और माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, प्लस PKA प्लस लॉग C। कोई डिफिकल्टी? ये हमने अल्टीमेटली फॉर्मूला डिराइव किया है। आप फॉर्मूला भी रट सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी एग्जाम में क्विक मैनर में ही सब कुछ करके निकाल सकते हैं। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। इफ एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। हाँ, अभी मेरे लिए बड़ा आसान होगा आपको बताना। रुद्राक्षी बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। देवांग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा डेरिवेशन में? सर लास्ट तक पे माइनस लॉग सी है, उसे पीएच नहीं लिख सकते? इसको बेटा नहीं, इसको मतलब पीसी नहीं लिखते। इसको माइनस लॉग सी लिखेंगे। वो केवल H प्लस OH माइनस के और KB KW इनके लिए डिफाइंड है पोटेंशियल। ओके सर। सर ये पेज हो गया। रिमूव दिस। यस सर। अब इसको कॉपी करना और एक बॉक्स जरूर बना लेना।
हमने इसमें 3 फॉर्मूलाज निकाले, डिराइव किए थे। एक तो KH निकाला था, KW/K। फिर हमने इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाला था। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस था रूट KW/Ka इंटू C। ये और एक pH का फॉर्म, ये अलग से हाइलाइटेड वे में लिखना है। हाँ, क्योंकि जो मेन जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्योंकि हर चैप्टर का अपना एक क्वेश्चन आता है, आसान भी क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन टाइम में करना होता है चीजें, तो उसके लिए इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। एडवांस के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि H नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ, तब ये फॉर्मूलाज आते हैं। हो सकता है एडवांस में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनाने के टाइम पे H नेग्लेक्ट ना हो, तो फिर हम उन्हीं को यूज करेंगे बिना नेग्लेक्ट किए, और डायरेक्टली फिर वहां से फॉर्मूलाज उनसे सॉल्व करेंगे और pH निकालेंगे। सर हो गया। ये हो गया। हाँ सर। देवांग बेटा कॉपी कर लिया। यस सर। अब इसमें आप एक होमवर्क लिखिएगा अपने लिए कि आपको जैसे जो जो चीजें मैंने किसके लिए किया बेटा, कहीं से आप देखना था, किसी भी उसमें से निकालना नहीं, बुक से मत निकाल, अपने आप पूरी चीजें प्रोसीजर करना। तो आपको करना है किसका बेटा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वाला। क्या क्या जो मैंने आपको ब्लैक उसमें लिखा है एंड में, आपको सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, और फिर pH। ये 3 चीजें करनी है। और एग्जाम्पल कोई ले लेना, जैसे कि NH4Cl, ये आपको एग्जाम में समझ लो दिया हुआ है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन केवल दी हुई है C, और Kb दिया हुआ है NH4OH का। इतना डेटा दिया हुआ है, आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है। वॉट एवर वी हैव डन फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस, सेम मैनर में तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला केस करना। ठीक है बेटा, यस। हाँ ये आप होमवर्क नोट कर लो, फिर आप रेस्ट। डन सर। ओके। थैंक यू सर।